हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस आईएएस। एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे आज से हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की। इसमें हम एमसीक्यू करेंगे और एमसीक्यू में जो भी कंसेप्ट होगा मैं उस कंसेप्ट को एलोबरेट करूंगा। उसमें जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड हो सकती है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करूंगा। ये सीरीज इन सभी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का फर्स्ट लेक्चर। Which of the following act the provision was made for the establishment of Supreme Court at Calcutta? सुप्रीम कोर्ट जो बनी थी कलकत्ता में वो कौन से प्रोविजन के थ्रू बनी थी? तो ये बनी थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाज द फर्स्ट एक्ट जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने की कोशिश की थी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। प्लस में आपको ये भी ध्यान रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू जो गवर्नर ऑफ बंगाल होता था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था और ऐसा बनने वाले पहले पर्सन थे लॉर्ड वार्न हास्टिंग। ठीक है, ये प्रोविजन डाला गया था 1773 में और एक्चुअल में ये सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनी थी 1774 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, by which one of the following act was the federal court in India created? फेडरल कोर्ट इंडिया में कब क्रिएट की गई थी? फेडरल कोर्ट इंडिया में क्रिएट की गई थी 1937 में। कौन से एक्ट से क्रिएट की गई थी? ये एक्ट से क्रिएट की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो अभी हमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में या फेडरल कोर्ट ये के बारे में तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से सुप्रीम कोर्ट क्रिएट की गई थी कलकत्ता में, ठीक है, जो बनी थी 1774 में। देन फेडरल कोर्ट जो है वो क्रिएट की गई, बनी थी 1937 में, क्रिएट की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। जो हमारा आज का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो क्रिएट किया गया था 28 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which act of British Parliament abolished the East India Company monopoly over the trade in India? जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी तो उनको मोनोपोली दी गई थी ट्रेड करने की, कि उनके अलावा ब्रिटेन की ध्यान रखना, यूरोप की नहीं, ब्रिटिश कोई भी दूसरी कंपनी इंडिया में आके ट्रेड नहीं कर सकती अदर देन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इनको चार्टर मिला था क्वीन एलिजाबेथ वन से। उन्होंने इनको एक्सक्लूसिव मोनोपोली का चार्टर दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो वो चार्टर जो है कंटिन्यू रहा था चार्टर एक्ट 1813 तक। मतलब जो चार्टर दिया गया था, जो परमिशन दी गई थी, चार्टर मतलब जो परमिशन दी गई थी मोनोपोली ट्रेड की, वो कंटिन्यू रही 1813 तक और ये परमिशन दी गई थी 1600 में। तो जो चार्टर एक्ट आया था 1813 का, उसमें इस मोनोपोली को अबोलिश कर दिया गया था। टोटल 4 चार्टर एक्ट हमें पढ़ने हैं। चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये 4 चार्टर एक्ट हमें ध्यान रखना है कि टोटल 4 चार्टर एक्ट आए थे। जो फर्स्ट चार्टर एक्ट आया था वो 1793 में आया था और लास्ट आया था 1853 में। बाय विच of the following act the legislative council of India received the power to discuss the budget? जो इंडिया में लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल किसकी होती थी? गवर्नर जनरल की होती थी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था पहले तो, फिर उसको बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था और फिर बाद में उसी पोस्ट का नाम बदल के वाइसरॉय बदल दिया गया था। तो ये अलग अलग डिफरेंट नाम थे एक ही पोस्ट के। और अर्लियर उसका नाम होता था गवर्नर ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बंगाल होता था, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया उसी पोस्ट का नाम बदल के, फिर उसी पोस्ट का नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, फिर उसी पोस्ट का नाम बदल के वाइसरॉय बनाया गया और फाइनली फिर एंड में उसी पोस्ट को बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। ठीक है, तो ये सभी एक ही पोस्ट के नाम होते थे। तो इनके पास 2 काउंसिल होती थी, एक तो होती थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एक होती थी लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्रिएट की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से और लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट की गई थी चार्टर एक्ट 1853 से। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का काम होता था जो भी लेजिस्लेशन हो उसको एग्जीक्यूट करना। तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इसको बजट डिस्कस करने की पावर कब दी गई थी? तो इसको बजट को डिस्कस करने की पावर दी गई थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में।
सो बजट के बारे में हम कुछ और इन्फॉर्मेशन भी जान लेते हैं। जो बजट इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहले वो 1860 में इंट्रोड्यूस किया गया था। 1860 में इंट्रोडक्शन हुआ था बजट का। देन उसके बाद 1892 में बजट को डिस्कस करने की पावर दी गई थी लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा कि बजट को डिस्कस किया जा सकता था। देन 1892 में बजट डिस्कशन। देन 1909 इसको हम मोरले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। इस एक्ट में बजट में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते थे, ये भी ध्यान रखना। देन उसके बाद 1919 का एक एक्ट आएगा, मोंटेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। इसमें क्या किया गया था, बजट को डिवाइड कर दिया गया था। एक सेंट्रल बजट हो गया था और एक प्रोविंस बजट हो गया था। प्रोविंस और सेंट्रल दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था बजट को। तो बजट से रिलेटेड ये सारे प्रोविजंस आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो फेडरल कोर्ट इंडिया की बनी थी 1937 में एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी। तो डायरकी क्या है, पहले तो एक बार वही समझ लेते हैं। हम 4 डिफरेंट कंसेप्ट समझेंगे पहले। तो पहला कंसेप्ट जो हम समझेंगे वो समझेंगे ड्यूअल गवर्नमेंट। ड्यूअल गवर्नमेंट क्या था, बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में। उसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई 1765 में। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अकॉर्डिंग कंपनी को दीवानी राइट मिल गए थे। दीवानी राइट का मतलब है राइट टू टैक्स कलेक्शन। टैक्स कलेक्शन का राइट मिल गया था 3 जगह का, बंगाल, ओडिशा और बिहार का। तो इन 3 जगह पे अब कंपनी टैक्स कलेक्ट कर सकती थी लोगों से डायरेक्टली। और टैक्स से अलग जो भी राइट्स थे वो सारे के सारे किंग के पास थे। तो यहाँ पे टैक्स कलेक्शन का राइट कंपनी के पास था और बाकी अदर राइट्स किंग के पास थे। इस सिस्टम को बोलते थे ड्यूअल सिस्टम। इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाले थे रॉबर्ट क्लाइव और इसको इंट्रोड्यूस किया था 1765 में। और इस सिस्टम को एंड करने वाले थे वॉरेन हास्टिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बने थे, ठीक है। और उन्होंने इसको एंड किया था 1772 में। तो ये तो आपको ध्यान रखना है ड्यूअल गवर्नमेंट। देन देखते हैं डबल गवर्नमेंट। डबल गवर्नमेंट क्या था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके कुछ डायरेक्टर्स होते थे जिनको बोलते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। वो कंपनी का कमर्शियल फंक्शन देखते थे, मतलब कमर्शियल मतलब जो कंपनी ट्रेड करती थी इंडिया में वो फंक्शन देखते थे। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में एक नई बॉडी क्रिएट की गई जिसको बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोला गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था कंपनी का पॉलिटिकल फंक्शन देखना कि कंपनी जो रूलिंग क्लास बन गई थी, रूल करने लग गई थी इंडिया में आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर जो है, तो वो रूलिंग फंक्शन को देखने का काम होता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था कंपनी का पॉलिटिकल फंक्शन देखना और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम था कंपनी का कमर्शियल फंक्शन देखना। तो ये 2 अलग अलग फंक्शन बनाए गए थे, अलग अलग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना के, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो पहले ही होता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नई बॉडी इंट्रोड्यूस की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। तो इस सिस्टम को बोलते थे डबल गवर्नमेंट सिस्टम। इसको खत्म किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। तो नेक्स्ट सिस्टम हम देखेंगे डायरकी। डायरकी क्या होता है, डायरकी सबसे पहले तो ये देखोगे कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको मोंटेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंसेस में। प्रोविंसेस में क्या होता था, सब्जेक्ट होते थे। जैसे टैक्स कलेक्शन एक सब्जेक्ट है, ठीक है। एजुकेशन एक सब्जेक्ट है, वाटर एंड सैनिटेशन एक सब्जेक्ट है। ऐसे डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट्स जो होते थे, लॉ मेंटेन करना एक सब्जेक्ट है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स जो थे उनको 2 में डिवाइड कर दिया गया। एक तो होते थे ट्रांसफर सब्जेक्ट। ट्रांसफर सब्जेक्ट पे लॉ बनाने की पावर या ट्रांसफर सब्जेक्ट को देखने की पावर होती थी गवर्नर और उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास। और एक होते थे रिजर्व सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट होते थे गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास। डिसीजन लेते थे रिजर्व सब्जेक्ट पे गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और ट्रांसफर पे डिसीजन लेते थे गवर्नर और उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इस तरह से सब्जेक्ट्स को 2 में डिवाइड कर दिया गया था। इस सिस्टम को बोलते थे डायरकी सिस्टम। ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1919 में, प्रोविंस में इंट्रोड्यूस किया गया था पहले। फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, इसके प्रोविजन सही से इंप्लीमेंट हो पाए या नहीं हो पाए, इसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया ये चेक करने के लिए क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के प्रोविजन इंडिया में इंप्लीमेंट हो पाए, कितने इंप्लीमेंट हो पाए, उस पर एक रिपोर्ट देनी थी। उसके लिए एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया गया जिसको बोलते हैं साइमन कमीशन।
ये साइमन कमीशन 1927 में बनाया गया था। इसने रिकमेंड किया कि ये जो डायरकी सिस्टम है इसको अबोलिश कर दो प्रोविंस से और इसको इम्प्लीमेंट करो सेंटर में। तो इस रिकमेंडेशन को मान लिया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया डायरकी को सेंटर में। देन एक कंसेप्ट हम पढ़ेंगे बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म क्या होता है? दो हाउसेज का होना, लोकसभा और राज्यसभा। जैसे हमारे यहाँ पे दो हाउसेज हैं तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं बाइकैमरलिज्म। अब करते हैं क्वेश्चन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रेफर टू। डायरकी क्या था? पहला, डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू टू हाउसेज। सेंट्रल लेजिस्लेचर को दो हाउसेज में तोड़ना, तो अभी हमने देखा इसको बोलते हैं बाइकैमरलिज्म। ये बाइकैमरलिज्म है, ठीक है, डायरकी नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब इंडिया में ऐसा सिस्टम है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है, लेकिन क्या हम उसको डायरकी बोलते हैं? नहीं, उसको हम बोलते हैं फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम, तो एक नया कंसेप्ट हमने सीख लिया कि फेडरल सिस्टम क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर है और स्टेट गवर्नमेंट नीचे है, तो उसको बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर या फेडरल सिस्टम। देन नेक्स्ट, हैविंग टू सेट ऑफ रूलर, वन इन लंदन वन इन दिल्ली। क्या ये डायरकी था? नहीं, ये भी डायरकी नहीं था। तो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू प्रोविंस इनटू टू कैटेगरी, ठीक है, ये सिस्टम को बोलते थे डायरकी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डायरकी वाज इंट्रोड्यूस एट द सेंटर। तो हमने देखा था साइमन कमीशन आया था, उसने रिकमेंड किया था कि सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दो, तो 1935 में इसको सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेट अप डायरकी सिस्टम एट द सेंटर लेवल। दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो आंसर वही रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द एक्ट ऑफ 1909 वाज एसोसिएटेड विद। 1909 में क्या किया गया था? इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, डिसेंट्रलाइजेशन, डायरकी या लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल तो बनाई गई थी 1853 के चार्टर एक्ट में। डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया था 1919 में, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से, ठीक है। तो आंसर क्या बच गया हमारे पास? इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। अब ये देख लेते हैं कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था? 1909 रिफॉर्म को हम मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। मार्ले मिंटो, मार्ले जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस टाइम पे, और मिंटो जो थे वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। तो इन्होंने एक सिस्टम लेके आए कि जो इलेक्शन होता था, उस इलेक्शन में जो कैंडिडेट खड़ा होता था, जैसे अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट अगर खड़ा होगा तो उसको वोट करने का राइट सिर्फ मुस्लिम्स के पास होगा। ये एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, और दो बाकी जो होंगे जर्नल कैंडिडेट, बाकी सबको जर्नल में इंक्लूड कर दिया गया। तो उनको जितने भी और बच गए अदर देन मुस्लिम वो सब वोट करेंगे जर्नल कैंडिडेट को। तो ये एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, इसको बोलते थे सेपरेट इलेक्टोरेट, कि मुस्लिम्स के लिए अलग से इलेक्टोरेट सिस्टम होगा और बाकी सभी के लिए अलग से इलेक्टोरेट सिस्टम होगा। तो इसी का नाम था सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, जो इंट्रोड्यूस किया गया था 1909 में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। और ये इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस करने की वजह से ही मिंटो को बोलते हैं फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट या फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोल देते हैं और सेपरेट इलेक्टोरेट भी बोल देते हैं। यहां पे एक ध्यान रखना, इससे आगे हम एक और भी पढ़ेंगे, उनका नाम होगा रैमसे मैकडोनल्ड। रैमसे मैकडोनल्ड पढ़ेंगे। 1932 में उन्होंने भी कुछ ऐसा ही सिमिलर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, जब वो डिप्रेस्ड क्लास जो होंगी उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे, तो उसको बोलते हैं कम्युनल अवार्ड, और इसको बोला जाता है कम्युनल इलेक्टोरेट। ये ध्यान रखना, कम्युनल इलेक्टोरेट के फादर जो थे वो थे मिंटो, और कम्युनल अवार्ड जो पढ़ेंगे रैमसे मैकडोनल्ड का 1932 में। उन्होंने डिप्रेस क्लास को अलग से इलेक्शंस का सिस्टम दिया था, जैसे इन्होंने मुस्लिम्स को दिया है मिंटो ने, तो वो डिप्रेस क्लास के लिए कर देंगे अलग से, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कम्युनल अवार्ड, वो देंगे रैमसे मैकडोनल्ड 1932 में। तो रैमसे मैकडोनल्ड को बोला जाता है फादर ऑफ कम्युनल अवार्ड, और मिंटो को बोला जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो ये आपको दोनों अलग से ध्यान रखने हैं। Which of the following act introduced the principle of constitutional autocracy? Constitutional autocracy क्या था कि जो
गवर्नर थे स्टेट में या प्रोविंस में, अब उनके पास पूरी पावर होती थी कि स्टेट्स में क्या होगा और कैसे होगा, वो सारा का सारा सिस्टम जो था वो दे दिया गया था गवर्नर्स को। और सेंटर में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या वाइसरॉय के पास ये सिस्टम होता था कि सेंटर में जो भी एक्शन लिया जाएगा वो सारा का सारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या वाइसरॉय के कहने पे लिया जाएगा, और प्रोविंस में जो लिया जाएगा वो गवर्नर के कहने पे लिया जाएगा। तो ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी वैसे क्या होता है? ऑटोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ वन, एक पर्सन के रूल को बोलते हैं ऑटोक्रेसी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंडियन लेजिस्लेचर मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार इंडियन लेजिस्लेचर को बाई कैमरल कब बनाया गया? तो हमने ये बाई कैमरल जो लेजिस्लेशन पढ़ा था, दो हाउसेज, ये हुआ था 1919 में। तो इंडियन लेजिस्लेचर को बाई कैमरल पहली बार जो बनाया गया था वो बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर? तो किस एक्ट में इंट्रोड्यूस हुआ था? 1919 में। ये जो 1919 में इंट्रोड्यूस हुआ था ये सेंटर में इंट्रोड्यूस हुआ था बाई कैमरलिज्म। तो आपको ध्यान रखना है, बाई कैमरलिज्म पहली बार सेंटर में इंट्रोड्यूस किया गया था 1919 में, लेकिन इसी टाइम पे डायरकी जो है वो प्रोविंस में इंट्रोड्यूस की गई थी। डायरकी को सेंटर में इंट्रोड्यूस किया गया था 1935 में साइमन कमीशन की रिकमेंडेशंस पे। नेक्स्ट करते हैं, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इश्यू ऑर्डिनेंस इज रेलिक ऑफ। की जो प्रेसिडेंट की पावर है ऑर्डिनेंस इशू करने की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 123 अब पावर देता है प्रेसिडेंट को कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। वो ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है प्रेसिडेंट की, वो एक तरह से हम बोल सकते हैं लॉ मेकिंग पावर है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा लॉ बनाते हैं मिलके, अगर लोकसभा और राज्यसभा या तो दोनों ही सेशन में ना हो, या तो दोनों ही एब्सेंट हो, या इनमें से सिर्फ कोई एक ही सेशन में हो, दूसरा सेशन में ना हो, तो उस वक्त प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग एक पावर है कि वो किसी भी एक लॉ को पास कर सकता है ऑर्डिनेंस देके। सिंपल एक ऑर्डिनेंस निकाल के लॉ को पास कर सकता है। तो ये लॉ मेकिंग पावर जो है प्रेसिडेंट की, इसका मैक्सिमम टाइम होता है 6 मंथ एंड 6 वीक। ये आपको ध्यान रखना है, 6 मंथ एंड 6 वीक इसका मैक्सिमम टाइम होता है। तो ये पूछते हैं कि इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो कहाँ से लिया गया है? तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो लिया गया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। एक्चुअल में इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 1935 से नहीं है, ये तो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका एक्चुअल में जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो मिलेगा आपको इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में, जब पहली बार वायसरॉय जो बने थे लॉर्ड कनिंग, उनको ये पावर दी गई थी कि वो एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। तो ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर वायसरॉय को पहली बार इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से मिली थी। तो वहां से ये कंटिन्यू रहा। फिर 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया उसमें इसको दोबारा से सर्टेन कर दिया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो होगा उसके पास ऐसी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर रहेगी। ठीक है, तो वहीं से ये पावर हमने प्रेसिडेंट के लिए ली और इसको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 123 में हमने डाल दिया। लेकिन जो ये वाइसरॉय को जो पावर दी गई थी ऑर्डिनेंस मेकिंग की, ये इमरजेंसी टाइम के लिए दी गई थी कि वो सिर्फ इमरजेंसी टाइम में ऐसा कर सकते हैं और उसका टाइम पीरियड मैक्सिमम 6 मंथ के लिए रहेगा। लेकिन हमारे जो प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है उसका मैक्सिमम टाइम हो सकता है 6 मंथ एंड 6 वीक। Which act for the first time made it possible for Indians to take some share in administration of their country? कौन सा ऐसा एक्ट था जिसमें पहली बार ये प्रोविजन किया गया कि इंडियन जो है एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो ऐसा प्रोविजन बनाया गया था चार्टर एक्ट 1833 के अंदर। चार्टर एक्ट 1833 में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी की जो कमर्शियल एक्टिविटी थी उनको बंद कर दिया गया था और कंपनी को कंप्लीटली एक पॉलिटिकल बॉडी बना दिया गया था। और चार्टर एक्ट 1833 से पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था और चार्टर एक्ट 1833 के बाद इस पोस्ट का नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रख दिया गया था और ऐसा बनने वाले पहले पर्सन जो थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट करते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान? कौन से प्लान के बीच में ऐसा मेंशन किया गया था कि जो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने लिया है कि हम
सेंटर और स्टेट के बीच में हमारी पावर्स को सेपरेट कर सकते हैं, डिफर कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ था, एक फेडरल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है, फेडरल सिस्टम मतलब होता है ड्यूअल पॉलिटी। ड्यूअल पॉलिटी का मतलब है कि एक सेंटर होगा जिसके पास लॉ मेकिंग पावर होगी और कुछ प्रोविंस या स्टेट्स होंगे जिनके पास लॉ मेकिंग पावर होगी। तो पहला ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। इन्होंने क्या सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, 3 लिस्ट बनाई थी। पहली लिस्ट थी फेडरल लिस्ट, जिसमें वो सारे सब्जेक्ट थे जिन पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती थी। देन उसके बाद सेकंड लिस्ट बनाई थी प्रोविंस लिस्ट। प्रोविंस लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट थे जिन पे प्रोविंस लॉ बना सकते थे। और एक तीसरी लिस्ट थी जिसको बोलते थे कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में सेंटर भी लॉ बना सकता था और प्रोविंस भी लॉ बना सकता था। ऐसा सिस्टम हमने जो लिया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया था। और ये सिस्टम अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 247 में है। वहां पे 3 लिस्ट हैं, एक सेंटर लिस्ट है, एक प्रोविंस लिस्ट है और एक कंकरेंट लिस्ट है। कंकरेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट, पहली लिस्ट में सेंटर के पास लॉ मेकिंग पावर है जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें। दूसरी लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें लॉ मेकिंग पावर स्टेट के पास है। और तीसरी लिस्ट ऐसी है जिसमें लॉ मेकिंग पावर सेंटर और स्टेट दोनों को दी गई है। तो ये इंडिया में आर्टिकल 247 में हमने ऐसा मेंशन किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये लिया कहां से था हमने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ये सिस्टम हमने लिया। देन फेडरल सिस्टम एंड डायरार्की एट द सेंटर वाज इंट्रोड्यूस। तो फेडरल सिस्टम और डायरार्की हमने देखा ब्रिटिश राज में इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 17। प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन वाज इंक्लूडेड इन। तो ये मल्टीपल टाइम कर चुके हैं, ये इंक्लूड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइड फॉर द फेडरल पॉलिटी इन इंडिया। फिर अगेन से वही क्वेश्चन आ गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इन द फेडरेशन एस्टैब्लिशमेंट अंडर द एक्ट ऑफ 1935 रेसिड्यूरी पावर वाज गिवन टू। रेसिड्यूरी पावर क्या होती है, मैंने आपको बताया कि एक फेडरल सिस्टम बनाया गया था। फेडरल सिस्टम में कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जिनके पास फेडरल गवर्नमेंट लॉ बना सकती थी, कुछ ऐसे थे जिनमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट लॉ बना सकती थी और कुछ ऐसे थे जो कॉन्करेंट थे जिनमें फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंस गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकते थे। लेकिन ऐसा पाया गया कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हो सकते हैं, टाइम के साथ कुछ ऐसा सब्जेक्ट निकल के आ सकता है कि जो इन ना ही तो फेडरल गवर्नमेंट की लिस्ट में मेंशन हो, ना ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट की लिस्ट में मेंशन हो और ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन हो। तो कोई ऐसा नया सब्जेक्ट अगर आ गया तो उस सब्जेक्ट पे लॉ मेकिंग पावर किसके पास होगी। तो उस सब्जेक्ट पे लॉ मेकिंग पावर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने दी थी वो थी गवर्नर जनरल को। कि अगर कोई नया सब्जेक्ट निकल के आ गया जो ऑलरेडी इन 3 लिस्ट में मेंशन नहीं है तो उसमें लॉ मेकिंग पावर होगी गवर्नर जनरल के पास। ऐसा ही सिस्टम हमारे आर्टिकल 248 में है कि अगर कोई रेसिड्यूरी पावर आ गई, जैसे हमारा आर्टिकल 247 ये बोलता है कि 3 लिस्ट हैं, फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट। पहली लिस्ट में सेंटर के पास लॉ मेकिंग पावर है, सेकंड लिस्ट में स्टेट के पास लॉ मेकिंग पावर है और थर्ड लिस्ट में कॉन्करेंट है दोनों के पास। दोनों के पास साझी लॉ मेकिंग पावर है, सेंटर के पास भी और स्टेट के पास भी। लेकिन कोई अगर नया सब्जेक्ट निकल के आ गया जो ऑलरेडी इन 3 लिस्ट में मेंशन नहीं है तो आर्टिकल 248 बोलता है कि उस केस में लॉ मेकिंग पावर जो रहेगी हमारी पार्लियामेंट के पास रहेगी। और पार्लियामेंट का मतलब होता है प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which one of the following is not an important and permanent constituent in the constitutional history of India as adopted in 1935? कि 1935 से जो हमने लिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक्चुअल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है उससे हमने सारा का सारा जो हमारा बेसिक ढांचा है या बेसिक स्ट्रक्चर जो हम हमारा बोल सकते हैं, जो बेसिक ढांचा हमने तैयार किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमने सारा का सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। या ऐसे बोल लो कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या प्रोविजन डलेंगे, वो सारे के सारा सिस्टम जो है, मेन बॉडी, अगर हम उसको मैं मेन बॉडी मानूं कि मेन बॉडी है, वो कहाँ से ली गई है, तो वो सारी की सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई है। फिर उस बॉडी में अलग अलग प्रोविजन डाले गए हैं अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से।
तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा प्रोविजन नहीं है जो हमने 1935 से लिया। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन 1935 से हमने नहीं लिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है वो हमने 1935 से नहीं लिया है। और देखते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये प्रोविजन था 1935 से ही हमने लिया। देन इन्फसाइजिंग ए स्कीम ऑफ फेडरेशन, ये तो 1935 में मेंशन ही था, हम पढ़ चुके हैं। नॉमिनेशन ऑफ ऑफिशियल मेंबर टू द लेजिस्लेचर, ये भी 1935 में। तो ये तीनों तो हमने 1935 के एक्ट से लिए थे, लेकिन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन जो है हमने 1935 के एक्ट से नहीं लिया था। नेक्स्ट करते हैं, वन अमंग्स द फॉलोइंग वाज नॉट ए सैलिएंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का एक सैलिएंट फीचर क्या नहीं था? द एक्ट प्रोवाइड फॉर ऑल इंडिया फेडरेशन, ये तो था। रेसिडुअरी पावर वर एलोकेटेड टू द प्रोविंस लेजिस्लेचर, ये नहीं था, क्योंकि रेसिडुअरी पावर हमने अभी कुछ देर पहले देखा था गवर्नर जनरल को प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सी देखते हैं, मेकिंग इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये था। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कहाँ से आई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आई थी। इट अबोलिश डायरकी एट द प्रोविंस लेवल एंड इंट्रोड्यूस एट द सेंट्रल लेवल, ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, 1935 में आया था साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन पे। वाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंपॉर्टेंट? क्यों इंपॉर्टेंट था? तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज द मेन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसलिए इंपॉर्टेंट था कि जो बेसिक ढांचा हमने लिया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, वो मेन ढांचा हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया था। ठीक है, इट गिव इंडिपेंडेंस टू इंडिया, नहीं, ये दिया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने। जो इंडिपेंडेंस दिया था वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने दिया था। इट इनविसाइज पार्टीजन ऑफ इंडिया, ये भी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने दिया था। इट अबोलिश नेटिव स्टेट्स, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये आंसर हो गया हमारा ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा? बर्मा जो आज का म्यांमार है, आज के टाइम पे जो म्यांमार है, बर्मा को इंडिया से कौन से एक्ट ने सेपरेट किया था, ये हमें बताना है। तो ये सेपरेट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने। देन द प्रपोजल ऑफ फ्रेमिंग of the constitution of India by an elected constituent assembly was made by, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो इलेक्टेड थी। तो पूछ रहा है कि ये इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, ये प्रोविजन किसने दिया था? तो ये प्रोविजन दिया था क्रिप्स मिशन ने। क्रिप्स मिशन आया था 1942 ने। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड होगी, ये प्रोविजन क्रिप्स मिशन ने दिया था, और क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। ऑब्जेक्टिव ऑफ इल्बर्ट बिल इन रेफरेंस ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया क्या था? तो पहले ये समझते हैं कि एल्बर्ट बिल क्या था, ये कॉन्स्पिरेसी क्या थी एल्बर्ट बिल की। क्या होता था, इंडिया में दो तरह के रेजिडेंट थे। एक तो वो थे जो ब्रिटिश पर्सन यहाँ पे रहते थे, और इंडियन पर्सन यहाँ पे रहते थे। मतलब एक तो लोकल पर्सन थे और एक ब्रिटिश पर्सन जो बाहर से आए हुए थे। तो ब्रिटिश पर्सन अगर कोई भी क्राइम करते थे तो उनको सुना जाता था सिर्फ ब्रिटिश जज की कोर्ट में। इंडियन जज जो है वो ब्रिटिशर्स का केस नहीं सुन सकते थे, और ब्रिटिश जज के पास ये पावर होती थी कि वो इंडियन पर्सन का केस भी सुन सकते थे और ब्रिटिश पर्सन का केस भी सुन सकते थे। तो ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन था कि ब्रिटिश जो पर्सन होंगे उनको तो सिर्फ ब्रिटिश जज की कोर्ट में ही उनका केस जाएगा, और इंडियन पर्सन का केस किसी भी कोर्ट में जा सकता है। तो इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया था लॉर्ड रिपन ने, और इसके लिए उनका बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ था। तो ये सिस्टम जो था एल्बर्ट बिल का 1883 में जो खत्म किया गया था एल्बर्ट बिल लाके लॉर्ड रिपन ने, कि ब्रिटिश जो सिटीजन है या ब्रिटिश जो पर्सन है अब उनको इंडियन जज के अंडर भी ट्रायल किया जा सकता था, ये सिस्टम था। तो टू ब्रिंग इंडियन एंड यूरोपियन एट इक्वल स्टेटस एज फार एज द पेनल जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट वाज कंसर्न, तो यही सिस्टम था एल्बर्ट बिल जो लॉर्ड रिपन लेके आए थे 1883 में। और लॉर्ड रिपन के लिए एक आप चीज एक और ध्यान रखना, इनको बोला जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फादर बोला जाता है इनको। एज पर द कैबिनेट मिशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू डिसाइड अलॉटेड मेंबर सीट इन ईच प्रोविंस
वन रिप्रेजेंटेटिव वाज इन रेशियो टू विच पॉपुलेशन। जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, उसने ये बोला कि अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अकॉर्डिंग बनेगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर आएंगे, जो इलेक्ट होके आएंगे, तो एक मेंबर को कितने पॉपुलेशन में से इलेक्ट किया जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो 10 लाख की पॉपुलेशन में से एक मेंबर को इलेक्ट किया गया था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ये आपको ध्यान रखना है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन में हमारे पास 3 मेंबर थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। तो आंसर हो जाएगा विलियम वुड्स। यहां पे आप एक चीज और ध्यान रखना, जो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, उसमें भी यही 3 मेंबर थे। बस डिफरेंस क्या है, कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था और क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन आया था तो चेयरमैन थे स्टैफर्ड क्रिप्स, इसलिए उसका नाम था क्रिप्स मिशन। और जब कैबिनेट मिशन आया तो उसमें चेयरमैन थे पैथिक लॉरेंस। मेंबर दोनों ही टाइम सेम थे, तीनों के तीनों। क्रिप्स मिशन में भी यही थे और कैबिनेट मिशन में भी यही थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर। जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो किसके अंडर एस्टेब्लिश की गई थी? वो एस्टेब्लिश की गई थी क्रिप्स कैबिनेट मिशन 1946 के अंडर। इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन था, ये बताना है हमें। तो 1946 में जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी तो उसमें जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसका वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और ये 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए वाइस प्रेसिडेंट रहे और फिर उसके बाद ये प्रेसिडेंट बने और इनको बोला जाता है फिलोसफर प्रेसिडेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनको फिलोसफर प्रेसिडेंट बोला जाता है। किसको? डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। ये 2 बार हमारे कॉन्जिक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट रहे पहले और उसके बाद सेकंड ये हमारे प्रेसिडेंट बने। राजगोपालाचार्य कौन थे? सी राजगोपालाचार्य थे फर्स्ट इंडियन जो गवर्नर जनरल बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। अब इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बने थे लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन पहले इंडियन जो बने थे गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया के वो थे सी राजगोपालाचार्य। और लास्ट गवर्नर जनरल जो बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के वो भी थे सी राजगोपालाचार्य। फर्स्ट इंडियन टू बी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सी राजगोपालाचार्य। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया सी राजगोपालाचार्य। राजेंद्र प्रसाद कौन थे? ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी उसके प्रेसिडेंट थे। जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के पहले प्रेसिडेंट भी थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए प्रेसिडेंट रहे थे इंडिया के। तो ये आपको ध्यान रखना है। Then, who of the following was not the member of interim national government formed in August 1946? 1946 में जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसमें कौन मेंबर नहीं था इनमें से? तो उसमें से डॉक्टर एस राधाकृष्णन को मेंबर नहीं बनाया गया था। तो जो भी इंटरिम गवर्नमेंट के मेंबर थे वो आपको सारे के सारे ऑल मेंबर जो है इंटरिम गवर्नमेंट के वो आपको याद करने हैं कि किसको कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया था। Who gave the idea of constituent assembly firstly for the formation of constituent for India? कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, ऐसा पहली बार आइडिया किसने दिया था? तो पहली बार ऐसा आइडिया दिया था स्वराज पार्टी ने 1934 में। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? जो ये इनकरेक्ट और नॉट करेक्ट होता है एग्जाम में, इसको आपको खास ध्यान रखना पड़ता है। स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में क्या चीज इनकरेक्ट है? इट वर्क विद द हेल्प ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ कमेटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम वाज द ड्राफ्टिंग कमेटी। ये सही है। और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
Minority communities like Christians, Anglo-Indians and Parsis were adequately represented in the assembly. ये बात भी सही है. It was elected on the basis of universal adult franchise. ये बात गलत है, तो हमसे इनकरेक्ट पूछा है, तो आंसर हो जाएगा सी. यूनिवर्स अडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है, मतलब जो भी पर्सन अडल्ट कंसिडर किया गया है, जैसे इंडिया में अडल्ट कंसिडर करते हैं 18 एज पे, तो अगर पर्सन को अडल्ट कंसिडर किया गया है तो उन सबके पास वोटिंग राइट होगा. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 ने ये प्रोविजन डाला था कि जो भी पर्सन 18 ईयर से अबो है वो इंडिया में वोट कर सकता है. तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी. लेकिन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें ये प्रोविजन नहीं था. वहां पे जो पर्सन वोट कर सकते थे वो टैक्स के बेस पे वोट करते थे, कि जो टैक्स देते थे, जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी और जिनका कुछ एजुकेशनल बैकग्राउंड होता था या जो पढ़े लिखे होते थे, सिर्फ वही लोग वोट कर सकते थे. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर जो चूज करने थे उनके लिए. Its electoral process was based on the 6th schedule of the Act of 1935, which allowed for the restricted franchisee based on tax, property and educational qualification. ये मैंने आपको अभी बता दिया, ये सिस्टम था. तो कौन सा सिस्टम नहीं था, तो सी नहीं था. तो आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है. मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर, वो कौन थे? नॉमिनेटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, नहीं. नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल, नहीं. इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंस, ये सही है, तो वो इलेक्टेड थे. इलेक्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, नहीं, ऐसा नहीं है. इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी 1885 में और मुस्लिम लीग बना था 1906 में, ये आप ध्यान रखना, 1906. With reference to Indian history, the member of Constituent Assembly from the province were, जो प्रोविंस से चुने गए थे वो कैसे चुने गए थे? दो चीजें होती थी. एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी, ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ब्रिटिश इंडिया करके कुछ पोर्शन था इंडिया का, वो ब्रिटिश इंडिया करके था. और एक होते थे प्रोविंस. प्रोविंस को जो रूल कर रहे थे वो थे किंग और क्वीन. और एक था ब्रिटिश इंडिया, जिसको गवर्नर के हेल्प से रूल किया जाता था, और उनके सेंटर में होता था गवर्नर जनरल या वॉइसरॉय, ठीक है. तो जो प्रोविंस से मेंबर आई वो कैसे चूज किए गए, हमें ये बताना है. तो जो मेंबर प्रोविंस से चूज किए गए थे वो किए गए थे इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली. उनको प्रोविंस की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उन्होंने इलेक्ट किया था. सो इस लेक्चर में बस हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे. आप हमारे जीनियस आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जब, ताकि इसका सेकंड लेक्चर आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. आपका कोई सजेशन है इसके रिगार्डिंग या आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं. अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए. अगर आप इसको शेयर कर सकते हैं किसी ग्रुप में या किसी पर्सन के पास जिसको रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है आपका कोई फ्रेंड है, तो आप इसको शेयर कर दीजिए. थैंक यू.